इस बीच आप एक खबर और भी देख पा रहे होंगे। महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से ही रेरा लागू हो जाएगा। रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कानून है जो कि लागू हो जाएगा महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से। तो जो बड़ी बातें बदल रही हैं रियल एस्टेट के अंदर भी, उसमें एक रेरा है। 1 अप्रैल से ये रियल एस्टेट का कानून है जो कि लागू हो जाएगा महाराष्ट्र में। इससे जुड़ी हुई जितनी भी कंपनीज़ हैं आप देखेंगे महाराष्ट्र में, एक तो HDIL बड़ा ही डोमिनेंट प्लेयर है वहाँ पे, कमर्शियल बिजनेस के अंदर आता है। इसके अलावा डेल्टा कॉप एक और कंपनी है जिस पे आप नज़र रख सकते हैं। ओबेरॉय रियल्टी वहाँ का एक बड़ा प्लेयर है, इस पे आप नज़र रखें। ये 1 अप्रैल से इसकी डेट मुकर्रर की गई है जिसमें रेरा वहाँ पे लागू हो जाएगा। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये, इसके फुल फॉर्म, और ये 1 अप्रैल से महाराष्ट्र में लागू हो जाएगा। रियल एस्टेट का बड़ा सेगमेंट है महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली इन बॉम्बे, तो वहाँ पे ये रेरा 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। तो कुछ एक क्लासिफिकेशन या फिर ये कह सकते हैं कि रियल एस्टेट को रेगुलेट करने का और ट्रांसपेरेंसी लेके आने के लिए जो सरकार का कदम है, ये रेरा के तौर पर आप देखेंगे देश में पहली बार ये कानून लागू हो रहा है। महाराष्ट्र से लागू हो रहा है, 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि रियल एस्टेट के लिए एक ये बड़ा दिन है। आज बाज़ार के अंदर अगर आप देखेंगे भी तो टोटल में तो एक FMCG के बाद दूसरा एक एग्रेसिव सेक्टर जो यूजुअली नहीं चलता इस तरह के मार्केट में, वो रियल एस्टेट ही था। ये जब चल रहा था ना तभी कहीं ना कहीं से डाउट हो रहा था, इसके पीछे कहीं ना कहीं न्यूज़ फ्लो है, जैसे हमने शुरुआत में ही शो के सामने आपसे बोला था। तो अभी ये खबर ये भी है इसके पीछे कि रेरा जो कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा महाराष्ट्र में। ये ट्रांसपेरेंसी, रेगुलेशन और वाद विवाद जो जुड़े हुए हैं रियल एस्टेट से उसको सुलझाने के लिए 1 अप्रैल से महाराष्ट्र के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। एक बार हरी आपकी रिकमेंडेशन चाहिए वापस रियल एस्टेट पे। अभी मैंने आपसे ग्राउंड रिपोर्ट्स के बारे में पूछा था, कुछ वैल्यूएशंस के बारे में पूछा था, रिपोर्ट्स का नज़रिया बदला है। अब ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सरकार बदल रही है, या आगे भी हो सकता है कुछ और बड़े फैसले लिए जाएँ, जिसमें एक ये फैसला भी हो सकता है कि लैंड रिफॉर्म्स भी लिए जाएं, क्योंकि बीजेपी एक ऐसा ही लैंड रिफॉर्म है जिसके पीछे थोड़े बैकफुट पे दिखती है। अगर रेरा लागू हो जाए और लैंड रिफॉर्म्स पे सरकार वापस बातचीत करना शुरू कर दे तो शायद एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है रियल एस्टेट कंपनीज़ के लिए। देखिए, रेरा का सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन ये होगा कि जो बड़े रियल एस्टेट कंपनी और छोटे रियल एस्टेट कंपनी के बीच जो फर्क था, जो एडवांटेज था बड़े रियल एस्टेट कंपनी को, आई थिंक दैट गैप विल गेट नैरोड। क्योंकि इसमें होगा क्या कि जो छोटे रियल एस्टेट कंपनीज हैं वो भी दे विल कम अंडर द रेरा रेगुलेशन। तो आई थिंक उससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाएगी। इसलिए आप आज देखोगे तो जो छोटी कंपनियां हैं, आई थिंक इट इज अ स्मॉलर कंपनीज दैट आर सीइंग अ बेटर प्राइस अप्रिसिएशन। तो रेरा का बेनिफिट विल बी फॉर साउंड स्मॉलर कंपनीज एंड नॉट सो मच फॉर द लार्जर कंपनीज। तो जो छोटे कंपनीज जिनके एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनके प्रमोटर्स हैव गॉट अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड इन द मार्केट, ऐसे कंपनियों को डेफिनेटली रेरा से बड़ा बेनिफिट होगा। ठीक है, ये छोटी कंपनीज में पेनिनसुलर लैंड भी आप देख सकते हैं, ये भी अब दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ ही बढ़ रहा है। कोल्टे पाटिल को भी आप जोड़ सकते हैं, ये भी अब महाराष्ट्र में एक अच्छा बिजनेस रखती है। इसके अलावा आप कुछ एक और शेयर्स देखेंगे जो कि चल रहे हैं, उसमें ओबेरॉय रियल्टी है। हालांकि इसका महाराष्ट्र में ज़्यादा बेस नहीं है, बेंगलुरु में ज़्यादा बेस है, लेकिन फिर भी इस पर आप नज़र रख सकते हैं। ये शेयर कुछ एक अच्छे चलते हुए दिखे। प्रोवांकरा भी है, और शायद रेरा से एक बेनिफिट और भी होगा कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट दिखेगा। ये जो रेरा का कानून है और साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग, दोनों में ही पूर्वांकरा कहीं ना कहीं फिट बैठती है। 7-7.5% की बढ़त के साथ ये ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम तरफ के तरफ ट्रेड करते हुए कोल्टे पाटिल का शेयर ऑलमोस्ट एक करीब ये भी दिन के उच्चतम तरफ है। DS कुलकर्णी भी एक बार देख लीजिए, ये भी महाराष्ट्र में बड़ी कंपनी है रियल एस्टेट के अंदर डिवीज़न में। हालांकि इस पर भी इम्पैक्ट नहीं है, थोड़ा इनका इंफ्रा डिवीज़न ज़्यादा है, इस पे 2% के नुकसान है। नितिन मुरारका हमारे साथ वापस जुड़े हैं। नितिन, DLF पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। लेकिन भी DLF में ओवरऑल वैसे पॉजिटिव है, मगर थोड़ा सा साइडवेज, यानी कि इस एक्सपायरी में काफ़ी ज़्यादा 160 पे कॉल राइटिंग है, नीचे पुट राइटिंग करीब 140 पे है, तो रेंज बाउंड ट्रेडिंग लग रही है। बट इनमें इस सेक्टर में HDIL एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कि आपको ओपन टेस्ट एडिशन भी हो रहा है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स भी हुए हैं। तो मुझे लगता है कि DLF की बजाय HDIL है जिसमें आपको बाय साइड में ट्रेड करना चाहिए। उसमें लग रहा है कि यहाँ से 2-3% की अपसाइड मोमेंटम मिल सकती है। अगर DLF ऑलरेडी आपके पास है तो 146 का स्टॉप लॉस बनता है, और 150-152 की रेंज में अगर आता है तो इसमें से एग्जिट करना चाहिए। जी, सीधे चलते हैं आप साक्षी के पास और जान लेते हैं कुछ ट्रेड्स जहां पर आप पोजीशंस कल के लिहाज से बना सकते हैं, यानी BTST STBT कॉल्स लेकर साक्षी मौजूद है। बताइए साक्षी।
शुक्रिया दीपाली। शुरुआत करेंगे राजेश सतपुते की तरफ से जो 2 कॉल्स आई हैं। पहली पिक इनकी है ONGC पर, जहां पर ये BTSG ट्रेड रेकमेंड कर रहे हैं। टारगेट्स इन्होंने बताए हैं 196.80 के, और नीचे में हम स्टॉप लॉस 191.50 का लगाना होगा। इनकी तरफ से जो दूसरी कॉल है ये वो मेटल स्पेस से टाटा स्टील पर है, जहाँ पर ये खरीदारी की राय रख रहे हैं। 514 का अपवर्ड टारगेट उन्होंने बताया है और 488 का स्टॉप लॉस हम मेंटेन करके चल सकते हैं। लवलेश शर्मा की तरफ से भी 2 कॉल्स आई हैं और दोनों ही BTSG ट्रेड्स हैं। पहली पिक इनकी हैवेल्स है, जहाँ पर खरीदारी के लिए 460 के टारगेट्स इन्होंने निर्धारित किए हैं और 441 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। इनकी अगली पिक टेलीकॉम स्पेस से भारतीय एयरटेल पर है, जहां पर ये बुलिश नजर आ रहे हैं। 355 के टारगेट्स रेकमेंड किए हैं, 342 का स्टॉप लॉस इन्होंने मेंटेन करने की सलाह दी है। इसके अलावा लोकेश ऊपर की तरफ से भी 2 कॉल्स आई हैं। पहली पिक इनकी UPL रहेगी, जहां पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 734 के टारगेट्स के लिए, 719 का हमें स्टॉप लॉस नीचे में मेंटेन करना है। इसके अलावा फाइजर उन्होंने चुना है 1780 के प्राइस के लिए, खरीदारी कर सकते हैं हम। 1740 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। जी ये फाइज़र पे आप नज़र रखें, हालांकि 1700 के ऊपर के टारगेट यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ये भी एक डार्क हॉर्स की तरह कह सकते हैं, जो कि चलता हुआ दिखेगा। आप फाइज़र पे भी नज़र रख सकते हैं। एक और शेयर देखिए, आज IT के अंदर आपको थोड़ी बहुत वापस फ्रंट लाइन के अंदर बाइंग आती हुई दिख सकती है। इन्फोसिस ये करीब 1032-33 पे वापस आ गया है। एक बार मानस आप इसके चार्ट देखिए, 1040 नाम इसके लिए एक स्मार्ट जोन है, जहाँ पे आके थोड़ा सा रेंज में अपने आप को कंफर्ट में ले आता है। ये थोड़ा 2-3 दिन पहले टूट गया था, 101020 तक गया, अब वापस ये 1040 की रेंज में लौट आया है। ये ब्रेकआउट दे सकता है, एक स्टॉप लॉस 1000 का रख के करीब 60 रुपये मिल सकते हैं हमको यहाँ से। देखिए, फरवरी के जो फर्स्ट हाफ था वहाँ पर हमने रिकवरी देखी थी। 900 रुपये से हमने रैली देखना शुरू किया था और 1025 तक की रैली देखी थी। उसके बाद पिछले करीब 3-4 हफ्ते से देखिए तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और वो कंसोलिडेशन 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास देखने को मिल रहा है। मूविंग एवरेज का जिस तरह का सेटअप है उसको देख के तो ऐसा लगता है कि शायद हमें एक अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और उस अपसाइड ब्रेकआउट को देखने के बाद हम कम से कम 1110 तक किस तरह देखेंगे। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे, 1000 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखे। अगर फ्रेश लॉन्ग बनाने हैं थोड़ा इंतजार करिए, जब ब्रेकआउट देखने को मिले 1040 के ऊपर, तब वहां पर लॉन्ग बनाए। 1100 के टारगेट सेट करें और उस केस में अपने स्टॉप लॉसेस 1020 के नीचे रखें। जी एक बार आवाली गेनर्स को देख लेते हैं। कुछ स्टॉक्स जो कि इस घंटे बढ़कर ट्रेड हो रहे हैं और ये आपकी स्क्रीन पर भी हैं। अदानी पोर्ट, ग्रासिम, महिंद्रा एंड महिंद्रा, HUL, इनमें अच्छा मूव देखा जा रहा है अभी और विद वॉल्यूम्स ये सभी शेयर्स चल रहे हैं। भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, जी एंटरटेनमेंट और ONGC कुछ और स्टॉक्स हैं। लेकिन एक बार ग्रासिम को देख लेते हैं, ग्रासिम और एबिनोवो दोनों को ही, क्योंकि इंट्राडे चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो ये दिन के ऊपरी स्तरों पर दोनों ही स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। ग्रासिम इनफैक्ट काफी ज्यादा एक्टिव है। ये नितिन, आपके कॉमेंट्स क्या है ग्रासिम पर? देखिए, अगर ग्रासिम और ए बिरला नोवो दोनों में देखा जाए तो ग्रासिम के चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट इसमें ब्रेकआउट भी हो रहा है और हमें लग रहा है कि इस लेवल पे भी आप BTST करके जा सकते हैं। करीब 1130 से 1140 के टारगेट आपको मिल जाने चाहिए। 1080 के आसपास अभी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, BTST की जा सकती है। 1130 से 1140 के टारगेट होंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स देखेंगे जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। उसमें मानस आप ही देखिए, 1-2 शेयर का चार्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। ग्राफिक बायो ये करीब 5% ऊपर है। एक तो ये शेयर का चार्ट देखिए आप, और एक और शेयर है वो है ब्लिस GVS। इस साल ये भी करीब 5% ऊपर है। ग्राफिक बायो और ब्लिस GVS दोनों में से आपको चार्ट किसका ज़्यादा अच्छा लग रहा है? ग्राफिक बायो का चार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। हाई टॉप्स हाई बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। स्टॉक ने पिछले दिनों करेक्शन दिखाया, 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया। आज फिर बेहतर वॉल्यूम्स के साथ 60 रुपये के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो उम्मीद करिए कि यहाँ पर ये रैली कंटिन्यू रहेगी। 70 रुपये तक के टारगेट्स पॉसिबल है, और फ्रेश लॉन्ग तो यहाँ पर भी बनाए जा सकते हैं। और अपने स्टॉप लॉसेज मैं समझता हूँ कि अब 58 के नीचे रखे तो बेहतर रहेगा। जी एक बार देख लेते हैं निफ्टी बैंक को। करीब 100 अंक नीचे निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है, और अगर स्टॉक्स को देखें जो कि निफ्टी बैंक को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसमें सिर्फ 4 शेयर्स है जो कि हरे निशान में हैं। इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन गेन वाइज लीड कर रहा है फेडरल बैंक, जो अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, और 2% से ज्यादा की स्ट्रेंथ फेडरल बैंक में देखी भी जा रही है। इनफैक्ट हरीश पर आप एक कमेंट्स भी लेना चाहेंगे। आज एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी आई, जिसमें उन्होंने कहा कि वीक NIMs की वजह से और हाई प्रोविजनिंग की वजह से FY18 की भी जो अर्निंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगी, ऐसी संभावना है।
लेकिन छोटे बैंक जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और पिछले क्वार्टर्स में हमने देखा भी है, फेडरल बैंक हुआ, डीसीबी बैंक हुआ, लक्ष्मी विलास बैंक हुआ, इनकी परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रही थी। इस लिहाज से फेडरल बैंक को क्या कंसीडर किया जा सकता है? दीपाली, बिल्कुल। आई थिंक कि जितने भी बैंक्स हैं, जैसे फेडरल है, लक्ष्मी विलास है, करूर वैश्य है, आई थिंक ये सारे बैंक्स का एडवांटेज ये है कि इनकी जो रिटर्न इक्विटी है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू दी द PSU बैंक्स और मेनी ऑफ द ओल्ड PSU एंड द न्यू PSU बैंक्स। दे डेफिनेटली हैव मच बेटर रिटर्न इक्विटी। और जब एक कंपनी का रिटर्न इक्विटी ज़्यादा होता है तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्विजिशन कैंडिडेट बन जाता है। और मैं मानता हूँ कि हम जो अप्रिसिएशन देख रहे हैं, वो फेडरल बैंक हो या कर्नाटका बैंक हो, आई थिंक ये अप्रिसिएशन इसलिए है कि इट इज़ बिलीव्ड दैट एट सम पॉइंट अ लार्जर प्राइवेट बैंक विल कम एंड एक्वायर देम। तो आई थिंक उस नजरिए से डेफिनेटली इस पे वैल्यू बन रहा है। इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स आई एम नॉट श्योर विद देयर साइज वो कितना कॉम्पीट कर सकते हैं, पर डेफिनेटली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर दे विल बिकम अ गुड एक्विजिशन कैंडिडेट। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ एक और शेयर्स भी समझेंगे नितिन से भी और साथ ही मानस से भी कि जो BTST कॉल कौन सी है। लेकिन पहले साक्षी से जुड़ते हैं और ये जान लेते हैं आज की BTST कॉल कौन सी है। बताएं साक्षी आप। माफ़ कीजिए, फाइनल बैट होगा और रजत से पहले जानते हैं। बताएं रजत। जो बिल्कुल सीमेंट स्टॉक, उसमें भी प्रिज्म सीमेंट चुना गया है। देखिए टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है अभी जिस तरीके से आर्ली चार्ट्स पे प्रदर्शन कर रहा है, यानी कि शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे बहुत पॉजिटिव है। और वैसे भी छोटे मझौले सीमेंट स्टॉक्स पे फोकस अब बढ़ेगा। निचले स्रोत से बहुत स्ट्रांगली बॉटम फिशिंग देखने को मिली है। स्टॉक में खास ये है कि 44% की डिलीवरी वॉल्यूम्स बीते 3 सत्रों के औसत हैं। 65% की डिलीवरी कल उठी थी और स्टॉक में मोमेंटम है 102 के आसपास आ गया, यानी कि तेजी भी और देखने को मिल सकती है जो उसको 107 तक ले जा सकती है। सभी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर है। और फिर मैं कहूँगा कि मिड कैप स्मॉल कैप जो सीमेंट स्टॉक्स है वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन है। डेरिवेटिव में इंडिया सीमेंट और नॉन डेरिवेटिव कैटेगरी में प्रिज्म सीमेंट और हिडलबर्ग जैसे स्टॉक्स जो हैं वो चेज होंगे मार्केट पे। आप प्रिज्म सीमेंट पे नजर रखें। फिलहाल 107 के टारगेट के लिए 100 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड पे लगाना होगा। निचले स्रोत से स्ट्रॉन्ग बाइंग सीमेंट स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया रजत आपका। तो प्रिज्म सीमेंट है फाइनल बेट जो कि अभी 102 रुपए 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। 107 के टारगेट्स देखे जा सकते हैं, ध्यान दें इस शेयर पर। मानस, कुछ ट्रेड्स आप रेकमेंड करेंगे कल के लिए BTST या फिर STBT के तौर पर? देखिए, पहला स्टॉक तो रहेगा MRF का, जहां पर बहुत क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मेरी राय में यहां पर खरीदारी करें। स्टॉप लॉसेस 57,000 के नीचे लगाएं और टारगेट करीब 60,000 के सेट करके चले, जो कि एक BTST कॉल की तरह आप देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा डिश टीवी का, क्योंकि देखिए डिश टीवी में हमने 3-4 दिन में करेक्शन देखा, आज फिर लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है। तो बिल्कुल एक BTST कॉल की तरह यहाँ पर भी एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 104 का स्टॉप लॉस रखे, 113 के टारगेट सेट करके चले। ठीक है नितिन, आपकी तरफ से पेट्रोनेट LNG चल सकता है क्या? देखिए, पेट्रोनेट में ऑलरेडी काफ़ी कंसोलिडेशन है, धीरे धीरे ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। ये ट्रेडिंग बेट नहीं है, बट यहाँ पे अगर लेकर के रखा जाए तो इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। डाउन साइड लिमिटेड है, अपसाइड टारगेट करीब 415-416 तक लगता है। बट अगर कोई BTST के ख्याल से यहाँ पे कोई आइडिया निकाल रहे हैं तो मुझे लग रहा है अभी हिंडाल्को में काफ़ी अच्छी बाइंग आई है। तो मुझे लगता है हिंडाल्को में एक बार बाय करके लेके जा सकते हैं। कल ओपनिंग ट्रेड में आपको उम्मीद करता हूँ कि 1-1.5% का मुनाफा मिलना चाहिए। ठीक है, आज आइडिया करीब 5% नीचे है, डॉक्टर रेड्डीज करीब 4% नीचे है। एक्सिस बैंक ने 500 का साथ छोड़ दिया और ये 488 है नीचे। येस बैंक 1500 के बाद अब 1500 के नीचे है, 1.5% नीचे है। एक्सिस बैंक ये भी और कितना टूटना बाकी है मानस? ये 500 के नीचे आ चुका है अब। देखिए, हो सकता है हमें थोड़ा करेक्शन और एक्सिस बैंक में देखने को मिले, लेकिन अगर शॉर्ट कैंडिडेट की बात करें तो मैं नहीं समझता ये शॉर्ट कैंडिडेट है। करेक्शन देखने को मिल रहा है, 200 दिनों का मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसल गया है। बट यहाँ पर अगर आप देखिए तो 475-470 की रेंज में एक बड़ा सपोर्ट दिखता है चार्ट्स पे। तो मैं शॉर्ट करना तो नहीं प्रेफर करूंगा, मैं इंतजार करूंगा। अगर कोई अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो वहां खरीदारी करेंगे। फिलहाल के लिए ऐसा लगता है कि 10 रुपए यहाँ से और करेक्ट हो सकता है।